जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग 12वीं कक्षा के हिंदी के गद्य खंड के कुछ महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हालांकि इसमें आज की क्लास में 2-3 हम लघुत्तरीय प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे जो पिछले क्लास में चर्चा नहीं कर पाए थे, लेकिन आज मूल रूप से हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न, 2 अंक का स्तरीय प्रश्न है, डायरी क्या है? उत्तर लिखेंगे डायरी एक साहित्य है। यह जीवन में घटने वाली प्रतिदिन के घटनाओं का लिखित विवरण है। मतलब एक व्यक्ति के जीवन में प्रतिदिन जो घटनाएं घटती है उसी घटना के लिखित विवरण को हम डायरी कहते हैं और डायरी को साहित्य की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है? डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है? उत्तर होगा, डायरी व्यक्ति के अंतर्मन की सभी स्थितियों का लेखा जोखा होता है। इसमें अच्छाई और बुराई दोनों प्रकार की बातें होती हैं। अच्छाई लिखना आसान है लेकिन अपने बुराई को लिखना मुश्किल है। डायरी वही व्यक्ति लिख सकता है जो तटस्थ हो, जिसे अपनी आलोचना या प्रशंसा का कोई भय न हो। इसीलिए डायरी का लिखा जाना क्या है? मुश्किल है। अगला है, आदमी यथार्थ को जीता नहीं, यथार्थ को रचता भी है। स्पष्ट करें। आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति मलयज के द्वारा रचित हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक डायरी से लिया गया है। यह वाक्य 10 मई 1978 ईस्वी के अंश से उद्धृत है। यहां यह स्पष्ट है कि यथार्थ को जीना ही पड़ता है, उसमें पलायन संभव नहीं है। व्यक्ति का यथार्थ कैसा भी हो उसका जीना ही पड़ता है, उसको जीना ही पड़ता है। यह भी एक यथार्थी है। जीवन महासंघर्ष है, बिना संघर्ष व्यक्ति का जीना ही संभव नहीं। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। व्यक्ति यथार्थ के भोग करता है और यथार्थ का सृजन भी करता है। यह सत्य है। संघर्ष है, संघर्ष को जन्म देती है। यही जीवन की गति है और यह भी माना जाता है कि गति ही जीवन है, जड़ता ही मृत्यु है। अगला प्रश्न है, आदमी भागता है तो जमीन पर वह अपने पैर के निशान नहीं छोड़ता, बल्कि हर निशान के साथ वह अपनी धूल में अपनी गंध भी छोड़ देता है। व्याख्या करें। अब लिखेंगे, यह पंक्ति उदय प्रकाश के द्वारा रचित तिरिच शीर्षक पाठ से लिया गया है। तिरिच अत्यंत ही विषैला जंतु है जो अगर काट ले तो मनुष्य का जीवित बचना मुश्किल हो जाता है। तिरिच के बारे में यह माना जाता है कि यह मनुष्य को तभी काटता है जब उसे नजर टकरा जाए। इसलिए यदि तिरिच को देखो तो उसे कभी आंख मत मिलाओ। आंख मिलाते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है। जब इसे देखकर आदमी बचने के लिए भागता है तो वह जमीन पर अपने पैर के निशान के सहारे मानव का पीछा करता है, क्योंकि मानव जब भागता है तब जमीन पर अपने पैर का निशान छोड़ देता है और साथ ही वह वहां के धूल में अपनी गंध भी छोड़ देता है। इसलिए तिरिच इस गंध की पहचान कर आदमी के पीछे लग जाता है। फिर आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, लेकिन तिरिच उसका पीछा नहीं छोड़ता है। अगला प्रश्न है, जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है? जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है? आप उत्तर लिखेंगे, जीवन में अनुभवों के उच्च शिखर पर विद्रोह का स्थान तय हुआ है।
जीवन में अनुभवों के उच्च शिखर पर विद्रोह का स्थान तय हुआ है। अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में भयभीत रहता है, गहराई से। इसकी अद्भुत सौंदर्य क्षमता का मनुष्य तभी एहसास कर पाता है जब वह प्रत्येक वस्तु के साथ विद्रोह करता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का क्या कार्य है, या शिक्षा का कार्य क्या है? उत्तर लिखेंगे, शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, न कि केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए। मतलब जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया को समझना ही शिक्षा का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न, जिंदगी का अर्थ क्या है? आप लिखेंगे, जिंदगी का सही मतलब है मैं को पहचानना कि मैं कौन हूं, क्या हूं और क्यों हूं। जब हम अपने आप को पहचानने लगे तो हमारा ध्यान अपने आप से हटकर समाज की भलाई में लगेगा, अन्यथा हम अपनी ही समस्याओं में उलझे रहेंगे, ना तो जिंदगी का आनंद ले पाएंगे, ना ही समाज को कुछ दे पाएंगे। 13 लघुत्तरीय। आइए शुरू करते दीर्घोत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति शीर्षक का सारांश प्रस्तुत करें। आप लिखेंगे, संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को दिए गए भाषण का एक अंश है। वे कहते हैं, अभी रेणु जी ने जो कविता सुनाई उसके माध्यम से पूर्व स्मृतियां ताजा हो गई। वे दिनकर जी और गंगा बाबू से भेंट की भी चर्चा करते हैं। जब दिनकर जी ने कहा था कि मैंने जो आंदोलन प्रारंभ किया है उसमें हमारी सब आशाओं की पूर्ति दिखाई देती है। मेरे भाषण में क्रांति के विचार होंगे, जिन पर लोगों को अमल करना होगा, लाठियां खानी होगी। यह संपूर्ण क्रांति है और वैसे ही जो हमारे भगत सिंह लाना चाहते हैं। स्वराज से जनता करा रही है। भूख, महंगाई, भ्रष्टाचार, रिश्वत, अन्याय चारों ओर व्याप्त हैं। शिक्षा पाकर व्यक्ति ठोकर खाता है, फिर खाता फिर रहा है। यह नारा तो लगता ही है, गरीबी हटाओ, पर गरीबी हटती नहीं, बढ़ती ही चली जा रही है। जयप्रकाश नारायण नई जिम्मेदारी की चर्चा करते हैं, विद्यार्थियों को आह्वान करते हैं, कहते हैं कि मात्र जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व से काम नहीं चलेगा, आपको अब अपना नेतृत्व संभालना होगा। उन्होंने कहा, भविष्य आपके हाथ में है। वहां उन्होंने यह भी घोषणा किया कि मैं बात सबकी सुनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, पर फैसला मेरा ही होगा। यदि ऐसा नहीं हो सका तो आपसे झगड़े में हम किधर बिखर जाएंगे, आपसी झगड़ा में हम किधर बिखर जाएंगे पता नहीं चलेगा। वे अपने विदेशों की अनुभूतियां भी सुनाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास गफूर साहब और चंद्रशेखर मिलने आए थे और सब लोग उन्हें डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाते हैं। शांतिमय प्रदर्शन, शांतिमय जुलूस के रूप में यहां प्रदेश कोने कोने से आ रहे लोग हैं, उन्हें रोका गया, उन्हें पीटा गया। क्यों? इस पर छात्र बिगड़े भी होंगे। इसका उत्तरदायित्व किसका है? एक पुलिस अधिकारी का कहना था, यदि जयप्रकाश नहीं होते तो बिहार जल गया होता। जयप्रकाश कहते हैं, मैं दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना चाहता हूं। वे कहते हैं, हमारा उद्देश्य मात्र शासन से संघर्ष करना नहीं है, हमारा काम है समाज के हर अन्याय और नीति से लड़ना, घुसखोरी रोकना, हर प्रकार के गांव के अत्याचारों पर प्रहार करना। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध का सारांश लिखिए। आप लिखेंगे, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित निबंध है। दिनकर इस निबंध के में बताते हैं, नर नारी सब प्रकार समान है, नर नारी सब प्रकार से समान है।
उसमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अर्थात नर में नारी के गुण आ जाए तो इससे उसकी मर्यादा कम नहीं होती, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती है। दिनकर को यह रूप संसार में कहीं देखने को नहीं मिलता, इसलिए वह दुखी हैं। उनका मानना है कि संसार में सर्वत्र पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री। वे कहते हैं नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसकी नारीत्व में बट्टा लगेगा। इसी प्रकार पुरुष समझता है कि उसमें स्त्रियोचित गुण अपनाकर वह स्त्री नहीं कहलाएगा। दिनकर इस विभाजन से दुखी है। इतना ही नहीं, भारतीय समाज को जानने वाले 3 विचारक गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद के चिंतन से भी दिनकर दुखी है, क्योंकि ये लोग भी स्त्रियों के प्रति अच्छा विचार नहीं रखते। दिनकर मानते हैं यदि ईश्वर ने आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा नहीं किया तो हम कौन होते हैं आपसी गुण को बांटने वाले। वे कहते हैं पुरुष वर्चस्ववादी तरीके से नारी को गुलाम बना लिया है। जब मनुष्य ने कृषि व्यवस्था का आविष्कार किया, जिस कारण नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा, यहीं से जिंदगी 2 टुकड़े में बट गया। नारी पर अधीन होकर अपने समस्त मूल्यों को भूल गई। वो अपने अस्तित्व के अधिकारिणी भी नहीं रही। उसे यह लगने लगा कि मेरा अस्तित्व पुरुष होने तक के है, मेरा अस्तित्व पुरुष के होने तक है। समाज ने भी नारी को भोग्या समझकर उसका उपयोग किया, खूब उपयोग किया। वसुंधरा भोगियों ने नारी को आनंद का खान मानकर उसका जी भर उपयोग किया। दिनकर मानते हैं कि नर और नारी एक ही पदार्थ की बनी 2 प्रतिमाएं हैं। जिसे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वही नारी का कार्य क्षेत्र है। अर्धनारीश्वर केवल इस बात का प्रतीक नहीं कि नारी और नर जब तक अलग अलग हैं तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि हर पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे, बल्कि कि प्रत्येक नारी में भी पौरुष का स्पष्ट आभास हो। अगला प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी का सारांश लिखिए। आप लिखेंगे रोज शीर्षक कहानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित आत्मकथ्य शैली में लिखा गया कहानी है। दोपहर के उस आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाप की छाया मंडरा रही है। उनकी आहट सुनकर मालती बाहर आई। अंदर पहुंचकर लेखक ने पूछा, वे यहां नहीं हैं? उत्तर मिला, अभी दफ्तर से नहीं आए हैं। मालती पंखा उठा लाई और झुलाने लगी। यह कहानी विचित्र ढंग से प्रारंभ होती है। मालती अतिथि से कुशल क्षेम नहीं पूछती। लेखक सोचते हैं बचपन की बावली चंचल लड़की शादी के बाद इतनी बदल जाती है। चुप्पी उसके चेहरे पर छा जाता है। उसका व्यक्तित्व बुझ सा गया है। अतिथि के आगमन का यहां कोई खुशी नहीं है। मौन वातावरण को मालती का बच्चा भंग करता है। मालती बच्चा को संभालने चली जाती है। मालती लेखक के दूर के रिश्ते की बहन थी। दोनों बचपन में साथ खेले, लड़े, पीटे और पढ़े थे। लेखक मालती से 4 साल बाद मिलने आए हैं। लेखक मालती के बच्चे का नाम पूछते हैं तो पता चला कि उसका नाम नहीं रखा गया है। प्यार से टीटी कहते हैं। मालती का जीवन रोज एक सही है, एक सा ही है। उनके पति का अधिकांश समय डिस्पेंसरी में बीतता है या सोने में। मालती के पति का आगमन होता है। लेखक उनको पहली बार देखा था। मालती के पति का नाम महेश्वर था। वह सरकारी अस्पताल में चिकित्सक थे। मिलने पर अस्पताल के जिंदगी के बारे में चर्चा होती है और दैनिक रूटीन पर मालती दोनों के सामने खाना लाती है। लेखक ने मालती से पूछा, तुम नहीं खाओगी?
महेश्वर ने उत्तर दिया, वह पीछे खाया करती है। खाना खाकर दोनों वार्तालाप करने लगते हैं। मालती बर्तन मांजती हैं। बच्चा बार बार पलंग से गिर जाता है। मालती तीखी प्रतिक्रिया दिखाती है। यह आभास होता है कि वह बताना चाहती है कि वह बर्तन मांजे या बच्चा संभाले। यह कहानी नारी के विषम परिस्थिति पर गहरी छाया डालती है। कहानी का अंत भी करुण है। 11 घंटा बजता है। मालती कहती है 11 बज गए हैं। यह उसकी गहरी निराशा का भाव है। रोज यही होता है। एक घटना और भी महत्वपूर्ण है। माहेश्वर कुछ आम लाए थे जो अखबार में लिपटे थे। माहेश्वर ने उन्हें धोने के लिए कहते हैं। मालती उस अखबार के टुकड़े को पढ़ती है। यह बताता है कि मालती की जिंदगी का दायरा सिमट गई है। वह अखबार भी नहीं पढ़ सकती। यहां यह भी तरफ व्यंजित है कि वह बाहरी दुनिया से मिलना चाहती है। अगला प्रश्न है, ओ शदानीरा शीर्षक कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। उत्तर होगा, ओ शदानीरा शीर्षक निबंध जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचित निबंध है। ओ शदानीरा चंपारण की भूमि पर लिखा गया एक यात्रा संस्मरण है। यह निबंध जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है। लेखक कहते हैं, इस पावन भूमि पर अनेक महान व्यक्तियों का कर्मस्थली रहा है। कालांतर में बाहर से अनेक आक्रमणकारी तथा अन्य प्रदेश की अनेक जातियां आए और बस गए। यह धरती विभिन्न संस्कृतियों का संगम स्थल है। महात्मा गांधी जी यहां पर 1917 में अपने पावन कदम रखे और अनेक विद्यालय आश्रम बनवाए। यहां पावन गंडक नदी बहती है। यहां अनेक तीर्थों के अवशेष और समाधियां बिखरी पड़ी हैं। यहां पर भारतीय इंजीनियर और मजदूर गंडक घाटी में 120 मील लंबी नहर बना रहे हैं। भैंसालोटन लगभग 3000 फुट लंबा बैराज बन रहा है। अतः अंत में लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी गंडक नदी को ओ शदानीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ माता गंडक आदि नामों से पुकारते। अगला प्रश्न है, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी की कथा वस्तु लिखें। अब लिखेंगे, सिपाही की मां मोहन राकेश की मार्मिक रचना है जिसमें निम्न मध्यम वर्गीय एक ऐसी मां बेटी की कहानी प्रस्तुत की गई है जिसके घर इकलौता सिपाही के रूप में दूसरे महायुद्ध में मोर्चे पर बर्मा में लड़ने गया है। वो अपनी मां का इकलौता बेटा है और शादी के लिए अपनी बहन का इकलौता भाई तैयार करता है। उस पर पूरी घर की आशा टिकी हुई है और लड़ाई के मोर्चे पर कामा का लौटता तो अपनी बहन के हाथ पीले हो जाते। एक ग्रामीण भोली महिला यह भी नहीं जानती कि बर्मा उसके गांव से कितना दूर और लड़ाई के अनुसार है। लड़ाई किससे और किसके लिए हो रही है, उसका अंजाम भी क्या हो सकता है, सब कुछ खत्म हो जाए, ये सब वह सोच भी नहीं सकती। मां और छाया की तरह उनके बेटी अंदर काम किया कि वह आशा जो बेटे से जुड़ी है कई रूप में रंग ग्रहण कर सकती है। उनके संपूर्ण नाटकीयता और रंग संभावनाओं के लेखक को ऐसा खुलासा किया है कि रचना के अंत में विषादमन भाव छोड़ जाते हैं। बिश्नी मोहन राकेश द्वारा रचित सिपाही मां शीर्षक एकांकी की प्रमुख महिला पात्र है। एकांकी के शीर्षक से यह स्पष्ट होता है कि बिश्नी केवल मानक ही नहीं बल्कि यह किसी भी शिष्य की मां है। शिष्य की मां का गुण शामिल होता है तब अनुयायी दिखाई देता है। जो सपने में अपने साथी बेटे एवं मानक शत्रु में शामिल होता है देखते हुए नहीं हो पाता, बल्कि वह हर हाल में अपने मानक बेटे को दुश्मन से बचाती है। जब उसी का साथी बेटा दुश्मन को गिराना चाहता है तो वह कार्य भी
कतई पसंद नहीं है। वह तेजी से अपने मानक को दुश्मन साथी का मारने से अच्छा है कि वह मानक से कहती है कि वह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो जाएगी, इसके घर में बच्चा है, वह मर गया तो इसकी बीवी फांसी लटकते ही, ऐसा विचार उसके मन में बार बार उत्पन्न होता है। अगला है जूठन शीर्षक कहानी का सारांश लिखिए। अब लिखेंगे जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा आत्मकथा है। अपनी आत्मकथा में वह बयान करता है कि जब वह छोटा था तो स्कूल के प्रधानाध्यापक कालीराम ने उसे झाड़ू लगवाया था। लेखक के घर में उनका पिता, माँ, बड़े भाई, बड़ी बहन और भाभी हैं। उनके परिवार के सदस्य एक दूसरे के घर में काम करते हैं और वे इन कामों के बदले 2 जानवर पर 5 सेर अनाज और दोपहर के समय बची अच्छी रोटी। ओम प्रकाश घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि परिवार के एक एक सदस्य को खटना पड़ता था। उन्हें मरे हुए जानवर के खल तक छोड़ दिया गया था। लेखक उन अपने घर की स्थिति को देखते हुए पढ़ाई करने का संकल्प करता है और ध्यान से पढ़ाई करके हिंदी में फंसाने के बाद हिंदी में सफल होने के बाद कई सम्मान पाते हैं, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार, किरण सम्मान, जयश्री सम्मान, कथाक्रम सम्मान से विभूषित करके सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अधिकारी के पद पर विभूषित किया। उनकी आत्मकथाएं, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, समालोचनाएं भी लिखी। उन्होंने महाराष्ट्र में मेघदूत नामक नाट्य संस्था की स्थापना की। कई अभिनय और मंचन का भी काम किया। अगला प्रश्न है तिरिछ शीर्षक कहानी का सारांश लिखे। आप लिखेंगे तिरिछ कहानी की शुरुआत लेखक से जुड़ी हुई है। इसका संबंध लेखक के सपना से है। इसके अतिरिक्त शहर के प्रति जो सहज भयास होता है उसकी विवेचना भी इस कहानी में बताई गई है। गांव एवं शहर के जीवन शैली का इसमें विवेचना किया गया है। गांव की विश्वसनीयता तथा शहर के कृत्रिम आचरण इसमें शामिल किया गया है। लेखक के विविधता जो 55 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति हैं, लेखक के पिता जो 55 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति हैं, उनकी विशिष्ट जीवन शैली है। वह मितभाषी हैं। उनका कम बोलना, हमेशा मुंह में तंबाकू साथ रखना भी बच्चे उनकी आदर करते थे। उनकी कम बोलने की आदत के कारण सहम भी जाते थे। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। एक दिन शाम का जब वे निकले तो एक मिलने वाले जंतु तिरिछ ने उन्हें काट लिया। उनका जहर जहरीला और प्राणघातक होता है। रात में झाड़ फूक हुआ। इलाज के चक्कर के दूसरे दिन मैंने शहर की कचहरी में तारीख के क्रम में जाना था। वे घर से गांव के ट्रैक्टर पर सवार होकर शहर की ओर रवाना हुए। तिरिछ द्वारा काटे जाने की घटना का वर्णन ट्रैक्टर पर सवार होकर अन्य लोगों से करते हैं। ट्रैक्टर पर सवार सहयात्री पंडित रामावतार ज्योतिषी के अलावा वैद्य भी थे। उन्होंने रास्ते में रोकर उनको इलाज किया। धतूरे के बीज को घोंटकर काढ़ा बनाकर पिला दिया। ट्रैक्टर आगे बढ़ा, शहर पहुंचा। दुर्घटनाग्रस्त स्थल ट्रैक्टर से उतरकर कचहरी के लिए रवाना हुए। यह समाचार पंडित रामावतार शर्मा ने गांव आने पर बताया, क्योंकि वे शाम को नहीं लौटे थे। विभिन्न जागरूकता से उनकी विषय वस्तु में जानकारी प्राप्त हुई। ट्रैक्टर से उतरते समय उनके सिर में चक्कर आ रहा था और कंठ सूख रहा था। गांव के मास्टर नंदलाल जो उनके साथ थे, उन्होंने बताया। इस बीच वे स्टेट बैंक के दीनबंधु मार्ग स्थित शाखा सर्किट हाउस के निकट थाने में गए। उत्पीड़ित स्थानों पर उन्होंने अपराधी प्रवृत्ति और असामाजिक तत्व समझकर काफी पीटा जाता है। वे लहूलुहान हो गए। अंत में वे इतवारी कॉलोनी में गए। उन्होंने सुना कि मैं राम स्वार्थ प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर, विलेज हेड ऑफ ग्राम बकली, सवाल पागल समझकर कॉलोनी के छोटे बड़े लड़कों ने उन पर पत्थर बरसाई। सभी का सर निकाल दिया। उनका सारा शरीर लहूलुहान हो गया।
घिसते पिटते लगभग शाम को सिविल लाइन की सड़क के ट्रैक बनी मोचियों की दुकान के से गणेश मोची की दुकान के अंदर चले गए। गणेशवा मोची उनके आसपास के गांव में रहने वाले थे। उन्होंने उन्हें कुछ ही देर में उनका निधन हो गया। इस प्रकार कहानी के लेखक ने सांकेतिक भाषा में आधुनिक शहरों में पसर रही सब विकृतियां और विनियामक पर कटाक्ष किया है। क्षतिग्रस्त शहरी जीवन शैली त्रिच की तरह भयानक और विषैली हो गई है। हकीकत की तह में यह हमदर्दगी और मानवीय हरकतों पर उतरे हुए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में अगले टॉपिक पर चर्चा होगी। धन्यवाद।